बीजेपी आरएलडी में डील सील हो चुकी है और जयंत ने खुद इस पर अब मुहर लगा दी है। उधर समाजवादी पार्टी का प्लान फेल हुआ तो एसपी ने जयंत के विधायकों पर ही डोरे डालने शुरू कर दिए। हालांकि जयंत चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि सभी विधायक साथ हैं। वही किसानों के साथ सीएम योगी की चौपाल में जब चौधरी साहब की बात आई तो हर कोई खुश नजर आया। सीएम योगी ने तंज भी कस दिया कि चौधरी चरण सिंह का नाम पर सत्ता हासिल करने वाले लोगों ने उनके नाम पर कोई काम नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने न सिर्फ चीनी मिले दी बल्कि भारत रत्न से उन्हें सम्मानित भी कर दिया। आज खास गेस्ट पैनल के साथ इसी पर महाबहस, पहले ये रिपोर्ट। बीजेपी आरएलडी में डील सील, जयंत ने खुद लगा दी मुहर। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा। समाजवादी पार्टी का प्लान फेल, बीजेपी आरएलडी का मेल। सर, आरएलडी को लेकर क्या है, मतलब बातचीत पूरी हो गई है कि आरएलडी जा रही है कि आपके साथ रहेगी? कौन सी आरएलडी? जयंत का एनडीए वाला ऐलान, अखिलेश क्यों परेशान? विपक्षी की जो हवा थी चुच्छी खोल लिया गया, हवा निकल गई। नीतीश जी इधर आ गए, जैन जी आ गए, बचा का कांग्रेस के पास एक एमएलए है, क्या करेगी उत्तर प्रदेश में? किसानों के साथ योगी की चौपाल बन गई 2024 की बात। अभी भारत रत्न मिला है, किसको मिला है? खुश है ना सब लोग? देखो, मोदी जी ने ये भी करके दिखा दिया है। जो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिया। चौधरी साहब के नाम पे सत्ता बहुत सारे लोगों ने हथियाई होगी, लेकिन चौधरी साहब के नाम पर कोई भी काम नहीं किया। और मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को उनकी कर्म भूमि में चीनी मिल भी लगाई और आज भारत रत्न भी देने का काम हो गया ना। और वक्त है महाबहस के 3 राउंड्स के सवालों का, एक एक करके वो सवाल जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1, बीजेपी आरएलडी में डील सील, जयंत की मुहर। अब तो रामगोपाल यादव भी कह रहे हैं कौन आरएलडी, मतलब साफ है कि आरएलडी गई आईएनडीए। सवाल नंबर 2, जयंत का एनडीए ऐलान, अखिलेश क्यों परेशान? अब समाजवादी पार्टी अकेले रह गई, क्या कांग्रेस के साथ बात बनेगी सपा की? बीएसपी पहले से ही अलग है, आरएलडी साथ में थी, उसने भी अपनी राह एनडीए के साथ कर ली। किसानों के साथ योगी की चौपाल बन गई बात। क्या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा, राजस्थान तक एक बड़े वर्ग को साध लिया है बीजेपी की? चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। पवन गोयल जी हैं, नेता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनीषा अहलावत जी प्रवक्ता आरएलडी, सुभाष चंद्र यादव जी प्रवक्ता सुभाषपा, रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले आप इससे करते हैं अनुराग जी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न और अब तो रामगोपाल यादव भी खुलकर कह रहे हैं कौन आरएलडी, मतलब मान ले कि अब तो औपचारिक ऐलान होना बाकी है, राह जुदा एसपी और आरएलडी की। भारतीय जनता पार्टी का खेल देखिए, एक तरफ तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात कर रही है। चौधरी चरण सिंह जी किसकी बात करते थे? किसानों की। और किसानों के साथ क्या हो रहा है आपने देखा, किस तरह से किसानों को रोका जा रहा है, किस तरह से उनके बैरियर लगाए जा रहे हैं, किस तरह से किसान धरने पे बैठा है, उनके लिए अस्थायी जेल बनाई जा रही है। किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा, उनकी इनकम दुगनी नहीं की जाएगी, एमएसपी की गारंटी उनको नहीं मिलेगी, लागत का मूल्य नहीं मिलेगा, वो अपने धरने पे बैठे रहेंगे, लेकिन सरकार उनकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। लेकिन देखिए, भारत रत्न आप चौधरी चरण सिंह जी को देंगे, अच्छी बात है, दिया आपने, लेकिन किसान जो उनकी, जिसके लिए वो जीते मरते थे, जो उनकी आत्मा थी किसान, उनके ऊपर तो आप लाठियां बरसा रहे हो, उनके रास्ते में तो कील काटी आप लगा रहे हो, तो आप किसानों का तो सम्मान कर नहीं रहे। सवाल तो इस बात का है, सवाल इस बात का है। जवाब पवन गोयल जी। पवन गोयल जी। जी प्लीज। देखिए, आपने अनुराग भदौरिया को सुना होगा, इनको किसानों की कितनी चिंता है ये, लेकिन ये भूल गए थे
कि जब उत्तर प्रदेश से ये आते हैं, जिस तरीके से जितना ये झूठ चैनल पे बैठकर बोलते हैं ना, अपनी विधानसभा में भी बोले थे, इसलिए बहुत बोलने दीजिए ये झूठ है तो आप बोल दो। अरे बोलने की आप बोलो ना टीवी चैनल पे। अच्छा ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड, आप दोनों आपसी बात में नहीं। पवन जी बात रखिए। अनुराग जी जवाब सुन लीजिए उनका, बोले पवन जी। नहीं, ये कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, उन्हें बात रखने दीजिए। जो सारी तस्वीरें हैं वो टीवी पर चलती हैं, हर खबर की सारी तस्वीरें टीवी पर चलती हैं, उन्हें उनकी बात रखने दीजिए। नहीं, उन्होंने बोला झूठ बोल रहा है, इसीलिए मैं टोक रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है पवन जी, अगर आप बोल रहा हूँ तो आस्था जी आप न्याय कीजिए। क्या किसान अभी भी दिल्ली के बाद धरने पे नहीं है? क्या किसान गारंटी के लिए ठीक है? नहीं कर रहा है? अनुराग जी, आपने सवाल उठाया कि किसानों के लिए क्या किया बीजेपी सरकार ने, क्या आय दोगुनी हुई, क्या उनकी समस्याओं का समाधान हुआ? आपने ये मूल सवाल उठाया, अब उसका जवाब पवन जी को देने दीजिए। ठीक है अनुराग जी, आपने बात पूरी करी, किसानों को लेकर आपने सवाल पूछा, वो सवाल पवन जी के पास। बोले पवन जी। देखिए, जब माननीय समाजवादी पार्टी से आते हैं, 3 बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, एक बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, 10 लाख की अर्थव्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की, आज 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। जो 96,000 करोड़ का गड्ढा भुगतान इन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 लाख करोड़ 1,70,000 करोड़ का भुगतान किया। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि, जो लाइनों में लगते थे किसान, खास में पूरे भारत के किसान की बात कीजिए, जो धरना दे रहे हैं उनके अलावा भारत में और भी करोड़ों किसान है, 12 करोड़ किसानों की बात कीजिए, जो धरना दे रहे हैं उनकी बात ना कीजिए। जिस तरीके से किसानों के साथ सम्मान मिला है वो कभी नहीं मिला उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, भारत की बात कीजिए। गलत बात है, मैं भी बोल सकता था आपके बीच में, आप दलिए मत अनुराग जी, मैंने बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये। चलिए आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों ने अपनी अपनी बात, अपने तर्क सामने रखे, और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में, एक बार वो भी अपने अपने कमेंट्स रखें। मनीषा अहलावत जी, कब हो रहा है औपचारिक ऐलान? जी आस्था जी, देखिए आज तो अब आप मुकरिएगा मत, अब तो राम गोपाल यादव जी ने भी कह दिया कौन आरएलडी, मतलब गई आरएलडी गई। देखिए ऐसा है, आरएलडी तो आ रही है और आ चुकी है, सब देख रहे हैं जलवा आरएलडी का। तो आज चौधरी अजीत सिंह जी की जन्मतिथि है, तो आज उसके चलते खुशी का माहौल दोबारा बना और फिर से हमने ये सभी हमारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा है। मैं ये कहना चाहूंगी इस पैनल पर, बाकी देखिए राजनीति अपनी जगह है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि चौधरी चरण सिंह जी कितनी महान हस्ती थे और उनकी कितनी गहरी छाप है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है मनीषा जी, लेकिन मूल सवाल को आप जो है वो किनारे कर रही हैं। कब अनाउंसमेंट मेरी बात हो रही पूरी है करने दीजिए। हाँ। मैं बात पूरी कर लूं। मैं ये कह रही हूं कि उनकी कितनी गहरी छाप है, ये उसकी आज पहचान की गई, इस सरकार ने की, उनको भारत रत्न दिया, और आप उसका कितना व्यापक असर है ये और कोई सरकार नहीं पहचान पाई, इसका हमें खेद है। लेकिन आज आप देखिए चौधरी चरण सिंह जी को एक भारत रत्न मिलने से किसान वर्ग बहुत सम्मानित महसूस कर रहा है, और इस सम्मान के ऊपर कोई राजनीतिक द्वेष भावना में, इस हर्ष के माहौल में मैं चाहूंगी कि अनाप शनाप जो बयान दे रहे हैं वो ना दे। चौधरी चरण सिंह जी सबके नेता थे, किसानों के सभी के नेता थे। आज जो दल हैं, जो उनके संस्थापक रहे, वो चौधरी चरण सिंह जी के ही अनुयायी थे। तो वो एक विचारधारा चली आ रही है और ये सभी में है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस। 1937 में कांग्रेस से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और इतने व्यापक उन्होंने किसानों के लिए काम करे, रिफॉर्म्स लेकर आए हर तरह से, चाहे वो लेखपाल पटवारी के हाथ से वो पावर ले लेना और किसानों को देना, चाहे वो ठीक है जमींदारी उन्मूलन हो। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है, इसका अंदाजा कोई सरकार नहीं लगा पाई, और बहुत सारे दल आज इसका अंदाजा अभी भी नहीं लगा पा रहे हैं कि इसका कितना बड़ा असर पूरे देश में हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी कि वो एक बार फिर सोचें कि चौधरी जयंत सिंह जी की जो आज राजनीति है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये हल्के बयान देकर वो अपनी ही गरिमा को
ठेस पहुंचा रहे हैं। चलिए ठीक है मनीषा जी, आपने विस्तार से अपनी बात रखी और अब उम्मीद है कि अगली बार जब मैं आपसे सवाल पूछने आऊं तो आप उसका कॉन्क्रीट जवाब देंगी और क्लैरिटी के साथ देंगी, क्योंकि अब तो खुलकर जयंत चौधरी भी कह रहे हैं कि मैं किस मुंह से इनकार करूं। सुभाष चंद्र यादव जी, अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान INDIA गठबंधन को हुआ है, या यूं कह लीजिए कि वो पूरी तरह से बिखर चुका है। आप भी सपा के साथ गठबंधन में रहे, अलग हो गए, RLD बची थी, अब उसकी भी राहें अलग है। आस्था जी, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का जो फैसला किया, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इस देश के किसान और कमेरा वर्ग के अंदर एक हर्ष का उल्लास व्याप्त है। इनको ये सम्मान बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की दोहरी मानसिकता की वजह से इनको सम्मान देने के अंदर काफी देर हो गई। और जहां तक इंडी गठबंधन की बात है तो आस्था जी, पूर्व के अंदर भी हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले कई समय से कहते आ रहे थे कि पश्चिम में एक विकेट गिरेगा, पश्चिम में एक विकेट गिरेगा, और पश्चिम में एक विकेट गिर ही गया। और एनडीए गठबंधन के साथ में जयंत चौधरी जी के आने से जो एनडीए गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि पूर्वांचल के अंदर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के रूप में, अनुप्रिया पटेल जी के रूप में, संजय निषाद जी के रूप में, पीडीए पूरी तरीके से इनके साथ में एनडीए के साथ में एकजुट हो चुका है, जिसका नारा अखिलेश यादव जी गाए बगाए देते रहते हैं। और जयंत चौधरी जी के साथ में आने से एनडीए कुनबा पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है। और इंडी गठबंधन एन प्रकार सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहता था, क्योंकि सारे लोग भ्रष्टाचारियों का दल है, ये एक मंच पर आना चाहते थे, अपने आप को जेल जाने के डर से बचाना चाहते थे। तो इनकी जो पोल है, शुरुआत के अंदर भी कई डिबेटों के अंदर आस्था जी हमने बोला था कि जो इंडी गठबंधन ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि इंडी गठबंधन के जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, उनको समय रहते इस बात में पता चल गया था और वो शुरू से इसके बाद में यहां से निकल चुके थे। तो कहीं ना कहीं जितने भी इंडी गठबंधन के जो दल हैं, इनको अपनी हार का जो डर था ये पहले से सताने लग गया था। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे आप देखते जाइएगा इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरीके से फूट मटनी शुरू हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी पहले अपना कुनबा संभाल ले। समाजवादी पार्टी जो इस प्रकार की टिप्पणी करती रहती है, पहले समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। समाजवादी पार्टी पहले अपना घर बचा ले, क्योंकि जिस प्रकार इनकी पार्टी के अंदर एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति बैठा हुआ जो आए दिन कहीं ना कहीं धार्मिक ग्रंथों के ऊपर टिप्पणी करता रहता है, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी के अंदर एक ग्रुप बन चुका है। और आने वाले समय के अंदर देखिए समाजवादी पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है। कई ऐसे नेता है, कई ऐसे पूर्व सांसद है, कई ऐसे विधायक है जो जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे ही देख लीजिएगा समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए के घटिया जो जितने दल हैं उनका दामन थामना शुरू कर देंगे लोग। ठीक है, रतिबान त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश में अब क्या ये मुकाबला 2024 की जंग, आप मौजूदा सिनेरियो में अगर आप देखें तो विपक्ष का जो गठबंधन है जिस मजबूती के साथ बना था और जो उसके दावे थे, अब वो पूरी तरह से बिखर चुका है। और बीजेपी का लक्ष्य है मिशन 80 में से 80। तो फिलहाल आप एनडीए बनाम विपक्ष की क्या स्थिति देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अभी मैं रामगोपाल यादव जी की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कौन आरएलडी। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कुछ ऐसी स्थिति रामगोपाल जी के वक्तव्य से लगती है। उन्हें दर्द तो बहुत हुआ है, स्वाभाविक रूप से एक मजबूत सहयोगी जो पश्चिम में जिसके मत्थे वो थे, जिसके भरोसे वो थे, उनसे छिटक कर अलग हो गया है और वो राजा एनडीए में चला गया है। तो स्वाभाविक रूप से दर्द होना स्वाभाविक है और इसीलिए इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कांग्रेस को अभी 20 सीटें बढ़ाने की बात चल रही, वो इसीलिए वो जो कोटा आरएलडी को दिया गया था, वो कोटा कांग्रेस के हवाले किया जा रहा था कि पश्चिम में कांग्रेस कुछ तो संभाल ले। मुझे लगता है चुनाव है, सब लोग चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में है, हालांकि नेशनल पोजीशन पर उसकी कोई बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो कहते हैं ना कि देश की सत्ता का सिंहासन उत्तर प्रदेश का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है, तो वो है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और का जो गठबंधन दल है जिस तरह से मजबूत होते जा रहे हैं, उससे विपक्षियों के लिए यह राह थोड़ी कठिन तो होती जा रही है, इसमें दो राय। और फिलहाल इन 2-3 महीनों में ऐसा कोई चमत्कार होता दिख नहीं रहा है जिससे कहा जा सके कि नहीं प्रतिपक्षी कुछ बड़ा कमाल कर पाएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें लड़ना चाहिए, वो लड़ेंगे, ये उनका धर्म है विपक्षी होने के नाते, लेकिन कोई कमाल कर पाए ऐसी उम्मीद दिखती नहीं है। हाँ, जिस तरह से अभी तो इसमें टूटन के एक और आसार दिख रहा है कि कहीं समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ ना ले ले, इसलिए कि उन्हें समाजवादी कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ न ले ले। वजह यह है कि समाजवादी पार्टी से उन्हें कम सीटें मिल रही हैं और बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद कर रहे हैं वो लोग।
दूसरा, उनका जो समीकरण है वो बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस का समीकरण बेहतर समीकरण माना जाया करता है। पहले शुरुआती दौर से ऐसा रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस असहज है और समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस का असहज है। भले ही वो एक मजबूरी में गठबंधन बनाए हुए, चूंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे तो एक टूटन और दिख रही है कि कांग्रेस कहीं और किसी और को अपने साथ न जोड़ ले और समाजवादी पार्टी को अकेले रहना पड़ जाए। तो देखिए आगे क्या होता है। पर मुझे ये लगता है कि चुनाव विपक्षियों के लिए उत्तर प्रदेश थोड़ा कठिन होता जा रहा है। 80 की बात विस्तार से आपने आकलन किया और समाजवादी पार्टी के लिए कई चुनौतियां आप देख पा रहे हैं। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी छोटी पार्टी है। इसने बोला, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम आएंगे, किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, नहीं हुआ। हम आएंगे 100 यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बना। यहाँ आएंगे, यहाँ रुपया, यहाँ जो पतला हो रहा था, कह रहे थे रुपया पतला हो रहा है डॉलर के मुकाबले, अब और पतला हो गया है, उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे। ये चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे आपने बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो आपने नहीं दिया। 15 लाख की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, अब तो कोई बात नहीं करना चाहता। सवाल ये उठता है कि आपने जो वादे किए थे कि हम आएंगे, डीजल पेट्रोल 35 रुपए बिकने लगेगा, क्या बिकने लगा? बुलेट ट्रेन क्या चलने लगी? कोई आपने वादा अपना पूरा नहीं किया, झूठ पे झूठ बोलते रहे। जहां तक किसानों की बात है, जहां तक चौधरी चरण सिंह जी की बात है, समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी, आदरणीय नेताजी ने मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम बदल के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रखा था, जो कि भारतीय जनता पार्टी, पूछिए क्या काम किया। एक चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति विधानसभा में लगनी थी, बीजेपी ने विरोध किया था, तो आदरणीय नेताजी ने रात में मूर्ति लगाई थी अपनी विधानसभा के साथ। तो इन्होंने कब मदद की? ठीक है, आप राजनीति करते कीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान जिनको आपने भारत रत्न दिया है, वो किसान के मसीहा थे। वो किसान आज धरने पे बैठता है अपने अधिकार के लिए, इतनी ठंड में ठिठुर रहा है। कितने किसानों की इसके पहले जब बैठे थे 1 साल पहले तो मौतें हुई थी। क्या आपने कभी सोचा? क्या उनके बच्चों के बारे में कभी सोचा क्या हालत गुजर रही होगी? आप कभी भी जनता की समस्या की बात नहीं करते। वो टूट गया, वो पार्टी उसके साथ चली गई, ये पार्टी इसके साथ आ गई। हम तो जब से आप डिबेट कर रहे तब से हम जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या। महिला का सम्मान देखिए क्या है, पवन जी, सम्मान ये हो रहा है आज की जी। देखिए दिक्कत ये है कि अनुराग भदौरिया जी अपनी विधानसभा से हार गए, AC कमरों से कभी बाहर नहीं आया है। तो उत्तर प्रदेश और भारत का विकास दिखना इनको स्वाभाविक है, इनको नहीं दिखाई देगा। इनको 4 करोड़ घर दिखाई नहीं देंगे, इनको 12 किलोमीटर से 38 किलोमीटर हाईवे नहीं दिखाई देंगे, इनको 5 राज्यों से 20 राज्यों में मेट्रो हो गई वो दिखाई नहीं देगी, 12 करोड़ जल के नल दिखाई नहीं देगा, 2 लाख का बीमा दिखाई नहीं देगा, 5 लाख आयुष्मान सेवा से 40 करोड़ लोगों के कार्ड बनकर का इलाज हुआ। इनको 4 करोड़ घर भी दिखाई देंगे, इनको 12 करोड़ शौचालय भी दिखाई देंगे, इनको देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर दिखाई नहीं देगी, इनको 55 देशों से MOU साइन हुआ वो दिखाई नहीं देगा, इनको उत्तर प्रदेश ही नहीं दिखाई देगा। जहां 10 लाख की अर्थव्यवस्था छोड़ गए थे अखिलेश यादव जी, आज 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है, इनको वो भी दिखाई नहीं देगा। इनको उत्तर प्रदेश की जो गांव की करंजे बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 5800 एम्बुलेंस आई है, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ खानों की, वहां के विकास की जो व्यवस्था सुधरी है वो भी इनको दिखाई नहीं देगी। इनकी प्रॉब्लम यही है, जब ये बोलते हैं तो दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। बहुत गलत बात है अनुराग जी। अनुराग जी, इनका जवाब सुनिए। क्यों नहीं बोलते आप? उनके मुद्दे पे तो आ रहा हूँ। अभी मैं महंगाई की तो बात कर रहा हूँ, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं आपके आप 10 सवाल करोगे अनुराग जी, मैं 11 के जवाब दूंगा, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हो। आप सुनना नहीं चाहते हो, आपको दिक्कत है, सच बोलने में दिक्कत होती है, सच बोलने में दिक्कत होती है। 14 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन थे, आज 33 करोड़ है, और 10.5 करोड़ PM उज्ज्वल योजना से है, जिसमें 600 रुपए में पूरे भारत में सिलेंडर मिलता है, ये सस्ता है। और GST का कनेक्शन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लेती है। पेट्रोल डीजल का रेवेन्यू स्टेट और सेंटर दोनों लेती है, और केंद्र सरकार डबल इंजन से पूरे भारत का विकास करती है। ऐसे ही देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर नहीं पहुंच गई। मेक इन इंडिया के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पूरे भारत में बनती है। आज देश इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट की व्यवस्था। आप सुनेंगे ही नहीं, आप सुनना ही नहीं चाहते हो, गलत बात है, आप सुनना ही नहीं चाहते हो, आप विकास सुनना ही नहीं चाहते हो। आप अगर आप सुनते ना, आप सुनते, जनता ने आपको इसलिए हराया, आप जो विधायक नहीं बन पाए आप इसलिए नहीं बन पाए, आप चैनल पे भी झूठ बोलते हो, अपनी विधानसभा में भी झूठ बोलते हो। तो कौन सा मैडम ये गलत बात है, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं किया बिल्कुल भी। बिल्कुल बोल रहे हैं अनुराग जी, देखिए आप लगातार एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं और मैं आपको कई बार टोक चुकी हूं।
एक बार आपने जो सवाल उठाए उनका उनसे जवाब तो ले लीजिए, आप फिर काउंटर कर लीजिएगा, आप फिर काउंटर कर लीजिएगा। ये कह करके कि मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, आप लगातार पीछे बोल रहे हैं दूसरे पैनलिस्ट के, ये गलत बात है। आप लगातार 1.5 मिनट बोले अनुराग जी, 1.5 मिनट तक लगातार बोले। आप पवन जी को जवाब देने दीजिए, मनीषा जी भी इंतजार कर रही हैं। जब जवाब होगा उनके पास में तो जवाब सुनेंगे तभी तो जवाब होगा। आपका जवाब है कि जवाब नहीं है, लेकिन उनको जो कहना है वो बात रखेंगे, उनको बोले दीजिए ना। पवन जी जी, स्मार्ट सिटी का 20 मतलब सेकंड, होता है, उसके बाद मनीषा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्ट सिटी का मतलब होता है आपको सड़क मिले, आपको मेट्रो मिले, आपको रेलवे मिले, आपको अच्छा बीमा मिले, आपको स्कूल मिले, आपको कॉलेज मिले, आपको हॉस्पिटल मिले। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर 50 साल से भी ज्यादा काम करके दिखाया है। देश में 1 एम्स है, 24 एम्स है, 673 कॉलेज, 7 IIT, 12 किलोमीटर से 36 किलोमीटर सड़कें, 5 राज्यों की जगह 20 राज्यों में मेट्रो। अच्छा ठीक है, मुझे आप दोनों को रोकना होगा, आप दोनों को रोकना होगा। अनुराग जी आप शांत हो जाइए। पवन जी ठीक है, आपने भी बातें रखी कि सरकार ने क्या कामकाज किया और उसी के बूते आप चुनावी मैदान में। मनीषा जी अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, इसके साथ ही बीजेपी ने अभियान चलाया है कि जहां गांव-गांव जाकर सरकार के कामकाज को बताया जाएगा, उनसे उनके सुझाव मांगे जाएंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद चौपाल लगाई है और विस्तार से सबके बारे में बताया है और कहा जा रहा है कि इन तमाम एक्सरसाइजेस से और केंद्र सरकार राज्य सरकार के इन फैसलों का जो असर है वो ओवरऑल नॉर्दर्न इंडिया की किसान बेल्ट पर पड़ेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो। जी देखिए ये अच्छी पहल है, लेकिन जैसे कि हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने भी कहा कि मुद्दे तो हैं, हम ये सब कह के हम ये नहीं बोल सकते कि किसानों के सभी परेशानियों का हल निकल गया है। तो उस पर हम काम करते रहेंगे। हमारी पार्टी एक अलायंस का हिस्सा जरूर बन रही है और वो इसलिए बन रही है क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी समझबूझ और उनका जो किसानों के प्रति जो उनका संघर्ष रहा है पिछले कुछ सालों में, ऐसा लगता है कि कुछ समाधान वो निकाल पाएंगे सरकार के साथ मिलकर। तो हमें अपना व्यक्तिगत मुनाफा ना देखकर हमें ये देखना है कि हम कहाँ खड़े होकर अपने वर्ग की, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मदद कर पाएंगे, क्योंकि जाहिर है इतने साल हो गए हैं और ये बात सच है कि किसानों की आय पे फर्क पड़ा है, नहीं बढ़ रही है और किसान आंदोलित हैं आज भी। तो वो उन समस्याओं का समाधान हमारे टीवी चैनल की डिबेट्स में नहीं निकलेगा, वो संसद में बैठ के निकलेगा। तो और संसद में जब उनके सच्चे प्रतिनिधि पहुंचेंगे तभी निकलेगा। तो ऐसा लगता है कि अभी जो संसद है उसमें शायद बहुत अच्छे सच्चे या वो समझबूझ रखने वाले। चलिए ठीक है, आपकी उम्मीद है कि किसानों के लिए काम हो, यही सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है और सरकार के भी दावे हैं किसानों को, गरीबों को लेके। ठीक है, समय का तकाजा है, आप समय खत्म हो रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, जाते जाते बोलिए अनुराग। हाँ बोलिए। बस इतना दर्शकों को इतना बता दीजिए कि किसान अभी कहाँ बैठा है, बस इतना जानना चाहते हैं। पवन जी, आस्था जी आप बताइए। किसान की हालत उत्तर प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर मैं जवाब दे रहा हूँ। एक खाली उत्तर प्रदेश है, आप उत्तर प्रदेश से आते हो, मुझे पता है पूरी तरीके से आ रहे हो, वो हरासमेंट है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने 94,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया था। पहले टर्म के अंदर योगी जी ने आके 1,47,000 करोड़ का भुगतान किया, उसके बाद प्लस भुगतान किया। उत्तर प्रदेश में डबल हुई है किसान, जहाँ आप 4 घंटे बिजली देते थे 24 घंटे बिजली है। वक्त खत्म हो गया है, डिबेट खत्म करनी है, वक्त का तकाजा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बीजेपी आरएलडी में डील सील हो चुकी है और जयंत ने खुद इस पर मुहर भी लगा दी है। उधर समाजवादी पार्टी का प्लान फेल नजर आता है और अगर फेल हुआ तो एसपी ने जयंत के विधायकों पर ही डोरे डालने शुरू कर दिए। हालांकि जयंत चौधरी ने साफ किया है कि सभी विधायक उनके साथ हैं। तो किसानों के साथ सीएम योगी की चौपाल में जब चौधरी साहब की बात आई तो हर कोई खुश दिखा और यह भी कहा जा रहा है कि इस सब का असर जो है न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा और राजस्थान के भी कृषक वर्ग पर पड़ेगा। माँ बहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।